नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रौनक सावलन, जो आज बात करने आई है शंकर लालवानी जी से। और आज उन्हीं से जानेंगे हम उनकी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत, किस विचारधारा में उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। और मैं स्वागत करती हूँ शंकर लालवानी जी का। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, किस विचारधारा के चलते और आपकी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई राजनीति में? देखिए, मैं मूलतः इंजीनियर हूँ और मेरी शिक्षा मुंबई में हुई जी। प्राइमरी शिक्षा, हायर सेकेंडरी शिक्षा इंदौर में हुई। लेकिन मुंबई से मुझे होम सिकनेस, शहर की जो खिंचाव है जी। वो यहाँ वापस लेके आया और यहाँ पर मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। और चूँकि पूरा परिवार इंदौर में ही है और मेरा जन्म भी इंदौर में हुआ, तो इंदौर से एक लगाव विशेष रहा है। जी। और यहाँ जब हम आए तो व्यवसाय के साथ साथ राजनीति भी में शुरू किया, क्योंकि चूँकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, शाखा में वर्षों से बचपन से जाता रहता हूँ और पिताजी संघ चालक रह चुके, तो परिवार में संघ का पूरा प्रभाव रहा है। उसके कारण फिर राजनीति में आए और राजनीति में एक बार पार्षद बने, दूसरी बार पार्षद बने, जनकार समिति के अध्यक्ष बने, तीसरी बार पार्षद बने, सभापति बने, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, पांचवी बार इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, फिर से अध्यक्ष बने और फिर मौका मिला चुनाव लड़ने का सांसद के रूप में और चुनाव लड़ा। तो ये एक शुरुआती दौर है राजनीति का। इंदौर चौथी बार भी पहले स्थान पर आया है स्वच्छता सर्वेक्षण में। तो आप क्या समझते हैं कि जनता का साथ किस हद तक जरूरी है? देखिए, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से इंदौर स्वच्छता में लगातार 4 बार आया, उसका मूल कारण यही है कि पहले वर्ष से ही जनता ने इसमें हमारा साथ दिया। ये तभी संभव हुआ कि जब तक जनता का साथ नहीं हो तब तक हमारा संभव नहीं था इसमें नंबर बनाने का। और जनता ने पहले वर्ष साथ दिया और मैं उनके लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि लगातार उन्होंने 4 बार हमारा स्वच्छता में ध्यान दिया। और दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ हमारे सफाई कर्मियों का, जो मित्र हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी के मित्र हैं। उन्होंने बहुत ही दिन रात, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, सभी मौसम में उन्होंने सफाई की। और तीसरा हमारे नेतृत्व का, जिनके नेतृत्व में ये काम पूरा हुआ, सभी जनप्रतिनिधियों का और सभी अधिकारियों की टीम का। तो एक ऐसा टीम वर्क है जो सामूहिक रूप से सबने मिल के जब लगते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। और इंदौर एक साझा संस्कृति का शहर है, सबने मिल के इसमें काम किया तभी ये संभव हो पाया। लॉकडाउन के दौरान हाल ही में आपको देश में नंबर 1 सांसद का खिताब मिला है। तो सर, आप अपने कामों से संतुष्ट हैं या अभी भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो रह चुके हैं? मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी अपने कामों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारे मन में ललक होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं और ज़्यादा करें, और ज़्यादा करें, और ज़्यादा करें। क्योंकि जीवन में अगर सेवा करने का मौका मिला, प्रभु ने, भगवान ने अवसर दिया कुछ काम करने के साथ, तो अपनी क्षमताओं से आगे जाके काम करना चाहिए। और यही कारण है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बजट सेशन के दौरान ये बात कही थी कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण समय है और इस चुनौतीपूर्ण समय में आपको सेवा के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। उस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ वैसे हमने देखा कि किस प्रकार की चुनौतियाँ जनता के बीच में आ रही है और उन चुनौतियों के साथ हम साथ में खड़े रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही शपथ ली, शिवराज सिंह चौहान जी ने, उन्होंने तुरंत 1 घंटे के अंदर ही कंट्रोल रूम प्रदेश में बनाकर इस कोरोना की लड़ाई में लग गए। तो ये हमारे नेतृत्व है जिनकी प्रेरणा से हमने काम शुरू किया। और मुझे इस बात का प्रसन्नता है कि सबने मिलकर, जब इंदौर में इस हॉट सिटी में था इंदौर, उसमें सबने मिलकर जब काम किया तो हम अब अच्छी स्थिति में, पहले से बेहतर स्थिति में आए। और ये मुझे ध्यान नहीं था कि कोई यूनिवर्सिटी इसमें सर्वे कर रही है। तो गुजरात की साउथ यूनिवर्सिटी ने एक सांसदों का सर्वे किया और उस सर्वे में इंदौर के सांसद को उन्होंने नंबर 1 पाया कि विभिन्न जो काम हुए कोरोना के दौरान और प्री कोरोना के दौरान जिस प्रकार काम हुए, उनके सर्वे में इंदौर नंबर 1 आया। तो ये पुरस्कार या ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान इंदौर का है और हमारे नेतृत्व का है। आपने कहा कि आप लॉकडाउन में लगातार सक्रिय रहे, आपने कई बार अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। तो सर, आप क्या लगता है कि कोरोना वायरस कितना नियंत्रण में आया? देखिए, ये एक अज्ञात शत्रु है जो दिखता नहीं है जी। और ऐसी बीमारी है कि जिसका अभी तक कोई इलाज आया नहीं है। जी। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम सतर्क रहें और सतर्क रहते हुए हम अपनी जीवन शैली में आगे बढ़ें। जी। तो और दूसरा कि जिस प्रकार के वाक़या हुए थे, हमने बहुत सारे नए नए प्रयोग किए इंदौर में स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो होम आइसोलेशन हो, चाहे ग्रीन येलो रेड हॉस्पिटल हो। तो शुरुआती दौर में हमने बहुत प्रयोग भी किए
और उस प्रयोग में सफलता मिली है हमें कुछ हद तक कंट्रोल करने की। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं, हमको इसके साथ ही रहना है, क्योंकि लंबे लॉकडाउन इसका कोई समस्या का हल नहीं है। क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ जब रुक जाती है तो सभी को समस्या आती है। तो आर्थिक गतिविधियाँ भी चलना चाहिए, यानी कोरोना भी चलना चाहिए और काम भी चलना चाहिए, इसके साथ हमको आगे बढ़ना है। जी सर, ये कोरोना वायरस के चलते इंदौर या इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में बेड की कमी हो चुकी है, तो आपकी कोई ऐसी आगे योजना कि मरीजों को बेड मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल सकें? देखिए, हम लगातार बैठते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, आपदा प्रबंधन संघ की बैठक होती है, चिकित्सा से जुड़े हुए सभी लोगों से बात करते रहते हैं, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, सरकारी हॉस्पिटल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन समीक्षा करते हैं। तो जहाँ तक बेड की बात है, ये बात सही है कि एक कोरोना के इन दिनों जो मरीजों की संख्या बढ़ी है, उस तादाद में हमने हॉस्पिटलों में भी बेड की संख्या बढ़ाई। और शुरुआती दौर में ये ज़रूर था कि जिस प्रकार की आवश्यकता थी, चाहे ऑक्सीजन की हो, वेंटिलेटर की हो, ऑक्सीमीटर की हो, इन सभी को करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में। अभी हाल ही में जो पेशेंट आ रहे हैं उनको हम पूरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और आवश्यकता पड़ी तो जो अरेंजमेंट करना होगा वो सब हम करेंगे। अगर बात करें मेट्रो परियोजना की, तो कहाँ तक काम हो चुका है और कितना बाकी है, और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि कब तक ये काम पूरा हो पाएगा? देखिए, काम तो शुरुआती हुई थी और हमने देखा काम जैसे शुरू हुआ था, फिर उसके कारण लॉकडाउन के कारण काम रुक गया। और अब हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा बैठक ली थी और मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई है, और मुझे लगता है कि अब जो बातचीत हुई है उसमें इस माह से तेज़ी से काम शुरू होगा, और मुझे लगता है 2024 तक इंदौर में मेट्रो आ जाएगी। जी, हाल ही में सर आपने पृथक सिंधी राज्य की मांग की है, तो क्या मायने हैं इसके? देखिए, उसका इंटरप्रिटेशन दूसरी तरीके से निकाला जा रहा है। मैंने कभी भी सिंधी राज्य की मांग देश में नहीं की। मैंने ये ज़रूर कहा था, और ये एक बार नहीं कहा है, एक बार पहले भी सीएए के बिल में बोलते समय कहा था कि पाकिस्तान में जिस प्रकार के हालात है, खास करके वहाँ के अल्पसंख्यकों की हालत जिस प्रकार से, और वहाँ एक मूवमेंट चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है कि सिंध प्रांत बनना चाहिए, बलूचिस्तान भी बनना चाहिए। और ये इस देश पाकिस्तान में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आंदोलन शुरू हुए हैं। और मुझे लगता है मैंने वो बात कही थी कि जिस प्रकार के हालात हैं कि वहाँ एक सिंध प्रांत बनना चाहिए। सर, लॉकडाउन के दौरान बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपने फ़्लाइट भी उपलब्ध करवाई थी, तो सरकार का आपके साथ किस तरह का सहयोग मिला? सरकार से आपको किस तरह का सहयोग मिला? देखिए, एक सांसद होने के नाते मेरा शहर की जनता के साथ संपर्क लगातार रहता है जी, और उसके साथ साथ जिला प्रशासन जो जनता चाहती है, जो जनता की समस्याएं हैं, क्या हम जनता के लिए अच्छा कर सकते हैं, वो हम जिला प्रशासन के साथ बैठ के करते हैं। और जिला प्रशासन को जो आवश्यक हो प्रदेश सरकार से, उसके लिए समन्वयक की भूमिका अदा करते हैं। और कभी कभी केंद्र सरकार से भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है, चाहे किट की पड़ी, लेबोरेटरी टेस्टिंग की पड़ी हो, अन्य सामग्री की पड़ी हो, तो हम केंद्र सरकार से भी सांसद होने के नाते संपर्क में। तो एक समन्वयक की भूमिका रही मेरी यहाँ जनता से, जिला प्रशासन से, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से। तो कहीं भी किसी भी बात की अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम तुरंत जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को कहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमने जिस बात के लिए चाहे केंद्र में बोला हो, चाहे प्रदेश में बोला हो, चाहे जिला प्रशासन बोला हो, तुरंत समस्या का हल निकल जाता है। अगर बात करें कोचिंग संस्थानों की, तो आज दिनांक तक उनके हित में अभी तक कोई फैसला आ नहीं पाया है, तो कब तक उम्मीद लगाई जा सकती है कि कोचिंग संस्थानों के हित में फैसला आएगा? स्कूल कॉलेजों के लिए बात चल रही है खोलने के लिए, तो मुझे लगता है स्कूल कॉलेज के साथ साथ कोचिंग के लिए भी हम बीच में बैठे थे कोचिंग क्लास वालों के साथ, सबके साथ, और उनके लिए एसओपी बना ली है। और मुझे लगता है कि अब जो नई गाइडलाइन आएगी उसमें जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो उसके साथ इस पर भी विचार जरूर किया जाएगा। उपचुनाव आने वाले हैं, तो किस तरह की भाजपा की तैयारी चल रही है? आपकी कोई खास जिम्मेदारी इस उपचुनाव में? देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिम्मेदारी बिल्कुल है, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को दृष्टि को रखते हुए तैयारी नहीं करती। वो हमेशा जनता के बीच में रहती है, उनके सुख दुख में साथ में रहती है। तो हमें ऐसा नहीं कि चुनाव है तो हम तैयारी करें, हम तो हमेशा तैयारी रहते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का वातावरण है, हम प्रदेश में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और उसमें सभी लोग मिलकर प्राण से लगे हुए हैं, और अच्छे मतों से हम यहाँ से जीतेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप इंदौर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं इंदौर की जनता से अनुरोध निवेदन करना चाहता हूँ जी। कि जिस प्रकार आपने हर विपदा के समय आपने साथ दिया है, उसी प्रकार इस समय भी आप साथ दें। और साथ देने का मतलब है कि उन सभी बातों का ध्यान रखें जो कोरोना में आवश्यक है, चाहे वो मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंस हो और खाते समय हाथ अच्छी तरह से धोना हो। अगर हम इस बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि वैक्सीन की जो अभी समय है वैक्सीन आने में, यही सबसे बड़ी वैक्सीन के रूप में काम आएगा। तो मेरा यही निवेदन है शहर की जनता से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।